ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको खबर बताते हैं भारतीय मसालों से जुड़ी हुई। भारतीय मसालों के 2 ब्रांड्स में जरूरी मात्रा से ज्यादा स्टेरिलाइजेशन एथिलीन ऑक्साइड मिलने से सिंगापुर और हांगकांग ने मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से मसालों के एक्सपोर्ट पर असर देखने को मिल रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक का कहना है कि मसालों का एक्सपोर्ट 5% तक गिर गया है। अश्विन नायक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए सर, एक्सपोर्ट कितना है ईयरली मसालों का, और ये जहां पर बैन हो रहा है या होने वाला है वहां पर भी क्या ईटीओ का इस्तेमाल होता है? एक्सपोर्ट अपना जो इंडिया का है करीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट है, बहुत बड़ी मात्रा में है। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का स्पाइसेस का एक्सपोर्ट्स बाउल कहा जाता है और ज़्यादा करके सभी कंट्रियों में ये इथाइल ऑक्साइड अलाउड है। सबके अलग अलग फिक्स एमआरएल और उसकी मात्रा फिक्स की हुई है, ऐसा नहीं कि ये कहीं भी बैन है। तो जो कंट्रियों में जिस मात्रा में अलाउड है उसी मात्रा में इधर से एक्सपोर्ट अलाउड करना चाहिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसियां है जैसे स्पाइस बोर्ड या दूसरी कोई भी एजेंसी, उसके द्वारा गवर्नमेंट इधर से माल भेजने से पहले उसको टेस्ट करके वो उसी मात्रा में है कि नहीं है वो मेक श्योर कर सकती है। तो क्या अब हम इंश्योर करेंगे कि जो ये प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं उसको अब नए सिरे से कुछ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आप कहेंगे जितनी भी कंपनियां हैं, या तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे? ज़्यादा करके इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड में जो अलाउड होता है उसी हिसाब से जाता है। काफ़ी कंट्रियों में जो एक्सपोर्ट होता है उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है स्पाइस बोर्ड वो टेस्ट करती है। जैसे कि यूरोप है तो यूरोप में ये अलाउड नहीं है तो ये नहीं जाए उसका मेक श्योर स्पाइस बोर्ड ही करती है। उसी तरह वर्ल्ड में करीबन 200 कंट्रियाँ है तो उसमें बाकी की 160 या 70 कंट्री में जहाँ भी अलाउड है वहाँ का एक्सपोर्ट इंडिया का इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए स्पाइस बोर्ड को एक अपना टेस्टिंग मेथड चेक करके सेट करके एक्सपोर्ट इफेक्ट नहीं हो, एक्सपोर्ट अपने रिदम में चलता रहे, वो मेक श्योर करना चाहिए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि जुड़ी है दिल्ली शराब घोटाला मामले से, जिसमें अब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले से जुड़ी चार्जशीट में उसने आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम शामिल किया है। चार्जशीट को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही आरोपी है। केजरीवाल और संजय सिंह इस वक्त जमानत पर बाहर है, जबकि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। चलिए स्वाति मालीवाल केस में एक बड़ा अपडेट है। स्वाति मालीवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इसमें एफआईआर में जो खास तौर पर बताया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने स्वाति को थप्पड़ मारे हैं, पेट पर प्रहार किया है और लात घूंसे भी चलाए हैं। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने की धाराओं में एफआईआर को दर्ज किया है। कल मालीवाल का मेडिकल भी करवाया गया था और आज 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज किया गया है। नॉर्थ दिल्ली पुलिस की 10 टीमें मामले की जांच में लगाई गई हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि उनके पिछले दिन काफी कठिन रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने ये कहकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है कि वो दूसरी पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है। स्वाति ने बीजेपी से भी ये कहा कि वो इस घटना पर राजनीति ना करे। आज सोशल मीडिया पर एक अपुष्ट वीडियो भी वायरल है जिसे 13 मई की घटना बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को इस मामले का सच बताया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मालीवाल के साथ हुई घटना के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल
उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, इट इज अनबिलीवेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं बिबाव कुमार के साथ। तो स्वाति मालीवाल मामले पर अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मानवेंद्र से। तो मानवेंद्र, ये बताएं कि दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है स्वाति मालीवाल की तरफ से, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, कल दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के घर पर जाकर उनके बयान दर्ज किए थे। उसके बाद आज स्वाति मालीवाल को पुलिस के अपने साथ 30,000 कोर्ट लेकर गई, जहां पर जो जज हैं उनके सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए हैं। वो पूरे जो सीक्वेंस है, जो 13 मई को जो घटना उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर घटी, उसका एक तरीके से पूरा सार है। सार के साथ साथ जो उनके बयान है वो आज कोर्ट में दर्ज किए गए। इसके साथ साथ स्वाति मालीवाल जब बयान देकर निकली तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये कहा गया कि ये वीडियो 13 मई का उस समय का है जब स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना हुई। और इस वीडियो पर भी स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए गए हैं कि कुछ लोग उनके ऊपर एक तरीके से उनके चरित्र के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से लगातार उस वीडियो को लेकर भी तमाम तरीके की चीज़ें भी लगातार कही जा रही हैं। इस पूरे मामले की अगर जांच की बात करें तो देखिए, दिल्ली पुलिस फिलहाल लगातार स्वाति मालीवाल के टच में है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में कई संगीन धाराएं जिसमें कि 354 भी शामिल है, और इस तरीके से संगीन धाराओं में एक एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस बिबाव कुमार के खिलाफ। और अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है। खबरें ये भी आ रही हैं कि आज या कल सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर जो घटनास्थल था जहां पर ये पूरी घटना 13 मई को घटी थी वहां पर जाकर छानबीन कर सकती है। वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं सीएम आवास पर सुरक्षा में, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो इस तरीके से पूरी तफ्तीश चल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगातार लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की शहर में जो पूरा मामला हुआ है, हालांकि जो करीबी सूत्र हैं स्वाति मालीवाल के वो लगातार ये कह रहे हैं कि एफआईआर में ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम है, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बिबाव कुमार बनाम स्वाति मालीवाल दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मानवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी में निचले स्तर से 120 अंकों की रिकवरी रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 253 अंक और निफ्टी 62 अंक चढ़ा। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, सबसे पहले बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स के बारे में। देखिए, आज मार्केट की बात करें तो शुरुआती वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट ने ओवरऑल अपने आप को संभाला। 22,500 के लेवल तक हमने इंट्राडे छू लिया था, लेकिन 60 पॉइंट की गेन के साथ निफ्टी पॉजिटिव जोन में ही बंद हुई। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो लगभग 2:1 था, जहां आप ऑटो, रियल्टी और मेटल शेयरों में काफ़ी अच्छी खरीदारी देख रहे थे। थोड़ी बहुत बिकवाली और प्रॉफिट टेकिंग का माहौल था फार्मा और आईटी स्टॉक्स में, लेकिन ओवरऑल बाजार में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो ऑटो शेयर्स और सरकारी कंपनियों का बोलबाला था, और लूजिंग साइड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपने टाटा ग्रुप की कंपनी और बजाज ऑटो जैसे शेयरों में देखी, लेकिन ओवरऑल मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में भी जारी रहा। ओके, यतिन, ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ऐसे रहे जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया? देखिए, आज के निफ्टी गेनर्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। स्टॉक आज लगभग 7-8% इंट्राडे में ऊपर जाके 6% ऊपर तक सेटल हुआ। ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी रही। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत आईटी स्टॉक्स थे जैसे कि टीसीएस 2% नीचे, सिप्ला, एसबीआई लाइफ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में भी थोड़ी बहुत ऊपर के स्तरों पर मुनाफा वसूली रही। लेकिन क्लियरली रिजल्ट रिएक्शन देखने को मिल रहे थे आज। केन्स टेक्नोलॉजीज रिजल्ट्स के बाद 20% ऊपर, क्रॉम्पटन रिजल्ट्स के बाद शेयर में 15% का अपमूव, और गॉडफ्रे फिलिप्स और ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल रहा। लूजिंग साइड पे इक्लर्क्स सर्विसेज, प्रिज्म जॉनसन और होनासा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत डाउन टिक कर रही। लेकिन हाँ, क्लियरली आज सरकारी कंपनी में भी बहुत अच्छी आपको बाइंग देखने को मिली, खास करके डिफेंस कंपनीज में।
ओके यतिन, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ रवि धर्मिशी का कहना है कि मार्केट में अभी कंज्यूमर, एनबीएफसीज और ईएमएस सेक्टर बेहतर लग रहे हैं। इन सेक्टर में पैसा बन सकता है। तो अगर आपका होराइजन 3 से 4 साल का हो तो आई थिंक कंज्यूमर, फाइनेंशियल, इन्हीं सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने और ये जो कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर का जो चल रहा है, कैपिटल गुड्स यहाँ से भी और परफॉर्म करते रहें और कंज्यूमर शायद यहाँ से और थोड़ा परफॉर्म ना करें। सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस, जब हमने इन्वेस्ट किया था इस सेक्टर में, तब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, पर ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और ये नई अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स डबल कर देगी 4-5 सालों में। सो दैट इज वन न्यू एडिशन टू द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आज शानदार तेजी है, क्यों दौड़ रहे हैं शेयर बताने के लिए हमारे साथ यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन बताएं। देखिए, जहाँ तक कि ईएमएस कंपनीज का सवाल है, केन्स टेक्नोलॉजीज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज दोनों ही शेयर्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा। केन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आज क्वार्टर के रिजल्ट्स में 75% की आपको ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी और कहीं ना कहीं इनकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की पीसीबी बिजनेस में जो योजना है उसके कारण भी मार्केट को थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था। जहाँ तक कि क्लाइंट्स का सवाल है, सीमेंस, हिताची जैसे क्लाइंट्स तो हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी इन्होंने नए क्लाइंट के तरीके से ऐड किया, जिसके कारण स्टॉक में आज मोमेंटम दिखा। दूसरी तरफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो लगभग 52% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में रही और मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जम के ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी। इनफैक्ट सैमसंग के साथ इनका एक नया करार हुआ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जहां से अच्छी ग्रोथ की जो है अनुमान है। मास प्रोडक्शन जो इनकी देहरादून फैसिलिटी में होम अप्लायंसेस को लेके, खास करके वॉशिंग मशीन, वहां से भी आपको अच्छा ग्रोथ आता नज़र पड़ेगा अगले 12 महीनों में। गाइडेंस का जहां तक कि सवाल है, इन्होंने 4% एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है और आगे जाके लैपटॉप प्रोडक्शन जो है सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा, जो कि फिर से एक बार सेकेंड हाफ में ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके तो यतिन, आप हमारे साथ बने रहें, एक और इम्पोर्टेंट खबर पर आपके पास आएंगे वापस। तो हम आपको बताएं कि सितंबर में निफ्टी की सूरत बदल सकती है। नुवामा रिसर्च के मुताबिक अगस्त में एनएसई बदलाव का ऐलान कर सकता है। तो ऐसे में किसकी हो सकती है एंट्री और कौन हो सकता है बाहर, बताने के लिए सीधा एक बार फिर से जुड़ते हैं यतिन के साथ। तो जहाँ तक कि निफ्टी एक्सक्लूजन इंक्लूजन का सवाल है, जो सितंबर में बदलाव होने वाले हैं वो अगस्त में आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगले 2 महीने काफ़ी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक प्राइसेस को लेके। करंट परिस्थिति में नुवामा रिसर्च और आईएफएल के हिसाब से 2 स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं। उनमें टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक डिफेंस कंपनी है, इन दोनों का आपको निफ्टी में नाम ऐड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है और 3000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग अगर ये कंपनी ऐड हुई तो यहाँ आपको बाइंग देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ 2 स्टॉक जिन्होंने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, सबसे पहले एलटीआई माइंट्री और दूसरा दिवीज लेबोरेटरीज। इन दोनों ही स्टॉक्स में आप देखेंगे कि एक्सक्लूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और दोनों में लगभग 1700 से 1800 करोड़ की सेलिंग एक्सक्लूजन के चलते आ सकती है। हालांकि ये दोनों चीज़ों में एक कैविएट ज़रूर है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में, कि अगर कोई नियम एक्सचेंज या सेबी बदल देती है तो उसका ध्यान रखना होगा। खास करके एफएनओ इंक्लूजन में अगर जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की एंट्री हो जाती है तो ये दोनों स्टॉक्स भी निफ्टी इंक्लूजन के रेडार में आ जाएंगे। तो शुक्रिया यतिन इन सभी खबरों पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो बाजार में क्या कुछ चल रहा है और क्या है बाजार की चिंता, फिलहाल खत्म हो गई है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिवाजी पार्क में विशाल मंच बनाया गया है। पूरे मैदान में पीएम और बाला साहेब ठाकरे के कटआउट्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 15 मई को भी मुंबई के घाटकोपर में रोड शो किया था। 3 दिन में प्रधानमंत्री का मुंबई में ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि 20 मई यानी सोमवार को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं।
वहीं आज बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम पद को लेकर इंडिया गठबंधन के सपने मुंगेरी लाल से भी बड़े हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ये कह दिया है कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे, जिसे सुनकर समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया है। पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।